हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई निंजा चैनल। तो आज हम चैप्टर 7 का दैट इज़ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकनॉमी का हम पार्ट सेकेंड पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया था कि जो ट्रांसपोर्ट का क्लासिफिकेशन हमने 3 बेसिस पे करते हैं, दैट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। अब हम इस पार्ट में हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि और उसमें मैंने आपको बताया था कि रोडवेज़, रेलवेज़, पाइपलाइंस ये सारे किस में आते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हम एक ज़मीन, एक सतह पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा अगर लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रोडवेज़ की बात है। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है रोडवेज़ की? तो इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ में रोड नेटवर्क हैं, इंडिया उसमें सेकंड लार्जेस्ट आता है। और कितने किलोमीटर की रोड बनी है पूरे इंडिया में? तो 62.16 लाख किलोमीटर की बनी हुई है। ये डेटा 2020 से 21 का है, अब तक तो और बढ़ चुका होगा, है ना। फिर रोडवेज़ एग्जिस्टेड बिफोर रेलवेज़ इन इंडिया। तो रोडवेज़ क्या था? रोडवेज़ के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, जैसे पहले बहुत समय पहले क्या था, बैलगाड़ी चलती थी। अगर आपने कभी देखा हो कि 2 बैलों के साथ गाड़ी चलती है, वो पीछे एक वो बना देते हैं, बैल चलाती थी। तो वो किस में चलती थी? रोड के थ्रू चलती थी, जो कच्ची सड़कें रहती थी। तो पहले जब रेलवे नहीं आया था इंडिया में, रेलवे का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तभी भी रोडवेज़ तो चल ही रही थी, है ना। और इसको क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि जो इसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस है वो काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर वेज, है ना। तो इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि रेलवे से ये क्यों ज़्यादा एडवांटेजियस है, तो सबसे पहले यही है कि इसका चीपर कंस्ट्रक्शन है। मतलब जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जितने में हम रोड बना रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है अगर हम रेलवे लाइंस बना रहे हैं उससे, है ना। और रोडवेज़ को अब हम हिली और कोई भी एरिया में हम बना सकते हैं, पर रेलवेज़ तो हिली एरियाज़ और जो अनइवन एरियाज़ हैं हम उधर तो नहीं कर सकते हैं। तो रोडवेज़ इस कारण एडवांटेजेस हैं रेलवेज़ से। फिर तीसरा क्या है कि स्टीप स्लोप में, जैसे हिमालयंस में ऐसे एकदम स्टीप स्लोप्स होती हैं, तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके रोड्स बना देते हैं, इसके चारों तरफ रोड्स बन जाती हैं। तो अब यहाँ पे रेल का कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं सकता, इस कारण ये हिमालयंस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। फिर ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा, जो शॉर्ट डिस्टेंस और स्मॉल रोड्स में ट्रक्स वगैरह जाते हैं, हम उधर ये रोड्स बना सकते हैं। डोर टू डोर सर्विस के लिए, जहाँ पे लो लोडिंग और अनलोडिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है ना। तो डोर टू डोर सर्विस के लिए, जैसे अब रेलवेज़ है तो आपके घर तक तो आ नहीं पाएगी, तो उससे हमें घर तक लाने के सामान के लिए क्या चाहिए होगा, कोई रोड से सामान आए, रोड से ट्रांसपोर्टेशन होकर सामान आए। एक्ट एज अ फीडर टू रेल, एयर एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड सी ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ कोई एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या फिर ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कोई लंबा है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और या फिर सी ट्रांसपोर्ट से इंडिया से कोई और कंट्री में जाना है। तो फिर अगर अब ये एक सपोज़ एक कोई प्रोडक्ट है जो इंडिया में कहीं दूसरी जगह बनता है, ठीक है, अब उसको हमें पोर्ट तक ले जाना है और फिर एक पोर्ट से वो दूसरे कंट्री के पोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अगर पास का है तो यहाँ पे ये रोड के थ्रू इस पोर्ट में जा सकता है ना, इस रोड के थ्रू इस रेल में जा सकता है, रोड के थ्रू इस एयरपोर्ट में जा सकता है। तो ये एक फीडर का काम करता है कि मतलब ये रेल को, एयर को, सी को फीड कर सकता है। जो भी सामान चाहिए किसी एक जगह से, तो वो फीड कर सकता है ये सारे ट्रांसपोर्ट को। तो इस कारण रोडवेज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर बात आती है हमारे पढ़ने की इसमें, तो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं रोड का। इंडिया में हम कैसे क्लासिफाई करते हैं रोड्स को? तो सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़। तो ये क्वाड्रिलेटरल अगर आपको पता हो तो क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा होता है, या फिर ऐसा कह लो, जिसमें 4 साइड्स होती हैं और 4 एजेस होती हैं, 4 वर्टेक्स होती है, तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसमें अब क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 वर्टेक्स हैं
4 वेक्ट्रिक्स में जिसको किसको कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो अगर मैं वैसे बनाऊँ तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ऑल्सो इंक्लूड्स नॉर्थ साउथ श्रीनगर, कन्याकुमारी। फिर ये नॉर्थ साउथ से श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है, और ईस्ट से वेस्ट सिलचर एंड पोरबंदर। तो ईस्ट साइड सिलचर है और इधर साइड पोरबंदर है, इसको कनेक्ट करता है। अब ये इम्प्लीमेंट किया गया है NHAI। NHAI क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट एजेंसी है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नमेंट कंपनी है जो कि इंडियन रोड्स को देखती है। जो भी ये मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें तो NHAI के द्वारा बनाया गया है। इससे क्या होता है, जो मेजर सिटीज़ हैं, जो कि मेजर सिटीज़ हैं हमारी ये 4 है, इसके बीच का डायरेक्ट हम चले जा रहे हैं। अब क्या है, इसके मल्टीपल रास्ते हैं, कहीं इधर चल जाओ उधर चल जाओ, पर हम क्या है, एक डायरेक्ट रास्ता हम बना दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जा रहा है कि जो हमारा टाइम है और डिस्टेंस है वो कम हो जा रहा है। फिर दूसरा, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेशनल हाईवे है। तो आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि NH7 हो गया, NH8 हो गया, NH9 हो गया। तो ये क्या होता है, NH क्या होता है, NH नेशनल हाईवे होता है। तो हर नेशनल हाईवे के नंबर दिए जाते हैं, नंबर बने हुए हैं। तो ये क्या होता है, ये कैसी रोड्स होती हैं जो कि हर इंडिया की जो भी मेजर सिटीज़ हैं उसको कनेक्ट करती हैं। फिर स्टेट हाईवेज़ हो गई। स्टेट हाईवेज़ क्या होती हैं कि हमारे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, तो अगर मैं बात करूँ यूपी की बात करूँ तो यूपी में लखनऊ है, तो इट कनेक्ट्स स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, जैसे कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया। तो ये कैपिटल्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करती है। तो ये स्टेट हाईवेज़ ये हो गई। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स कौन सी हो गई, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को नियर बाय टाउन से कनेक्ट करती हैं। तो अब जैसे अब मैं यूपी का ही एग्ज़ाम्पल ले लूँ, ये लखनऊ है, फिर ये कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, ये कानपुर हो गया। अब ये भी इसके अंदर मल्टीपल रोड्स होंगी जो कि अलग अलग टाउन्स को कनेक्ट कर रही हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गई। अब ये आप मैप में देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसा ये है। कुछ ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। तो ये 4 साइड्स हो गई और ये मेन सिटीज़ हैं, इसको कनेक्ट कर लिया है। फिर ये बताया गया था कि ये श्रीनगर से यहाँ पे कन्याकुमारी, यहाँ पे पोरबंदर से सिलचर कनेक्ट करता है, पोरबंदर से सिलचर कनेक्ट करता है। तो ये हो गई हमारी बात गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की। फिर कुछ अदर रोड्स भी हैं जिसको हमने क्लासीफाई किया है। तो जैसे कि रूरल रोड्स हो गई, तो रूरल रोड्स नाम से भी समझ में आ रहा है कि ये रूरल ग्रामीण जगह में हैं, जो कि क्या लिंक करती हैं, जो भी रूरल एरियाज़ हैं और विलेजेस हैं टाउन के, और विलेजेस को टाउन से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। और इसको हम किसके अंडर बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किससे रिलेटेड है, तो आप लिख सकते हो ये रूरल रोड से रिलेटेड है, या रोडवेज से रिलेटेड है, या फिर लैंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। फिर एक और होती है बॉर्डर रोड्स होती है। तो बॉर्डर रोड्स क्या होंगी, जो भी हमारे इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, मतलब जो कि हमारा बॉर्डर स्टेट्स है जितने भी, अगर मैं मैप बनाऊँ कुछ ऐसा है, तो जो भी हमारे मैप में यहाँ पे थोड़ा सा ये आप अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि कुछ ऐसे मैप है ना। तो जो भी बॉर्डर में यहाँ पे रोड्स बनती हैं वो बॉर्डर रोड्स कहलाती हैं। और ये किसके द्वारा बनाई जाती है, ये BRO के द्वारा। तो ये कौन है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक जैसे NHAI के बारे में बताया था मैंने, वहाँ वैसे ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें ये हिली एरियाज़ और बॉर्डर में ये रोड कंस्ट्रक्ट करती हैं, जो कि ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक नीड्स के लिए, मतलब हमें जो कुछ स्ट्रैटेजी के लिए और कुछ कंट्री की सुरक्षा के लिए,
कुछ हिली एरियाज़ में अगर सामान पहुंचाना है तो उसके लिए ये BRO रोड कंस्ट्रक्ट करती है। फिर क्लासिफिकेशन अगर हम रोड्स का करें कि ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, तो 2 तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं कि किस किस तरीके से अगर हम रोड बना रहे हैं तो क्या क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो एक होता है मेटल रोड और दूसरा होता है अनमेटल रोड। यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल रोड जो अच्छी रोड बनी होती हैं, जो कि सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमेन से बनी होती है, हर वेदर में काम कर जाती है। अनमेटल रोड मतलब जो अर्दन रोड है, मिट्टी से बनी होती है और रेनी सीज़न में पानी वानी भर जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। फिर अब हम बात करते हैं दूसरा मेजर ट्रांसपोर्ट का, लैंड ट्रांसपोर्ट का, तो ये है हमारा रेलवेज़। तो अब रेलवेज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये एक मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रीट एंड पैसेंजर्स। तो आपको पता है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स ट्रेन के थ्रू ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द कंट्री टू अनदर, ठीक है। और ये काफ़ी लंबे डिस्टेंस के लिए अगर फ्रीट गुड्स, फ्रीट मतलब वही गुड्स, सामान, गुड्स वगैरह, ये फ्रीट्स ही कहलाया जाता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स को जो भी एक से उधर दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो ये रेलवेज़ का काम होता है, ठीक है। ये किसको सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्ट करता है बिज़नेस, बहुत सारे बिज़नेस को। टूरिज़्म आता है रेलवे से। पिलग्रिमेज मतलब कोई श्रद्धा वाली जगह, उधर जा सकते हैं हम। और एक गुड्स ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़रूरत होता है। फिर ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटिंग फोर्स ओवर 150 ईयर्स। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इंटीग्रेशन, एकजुट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रेलवे क्या करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एकजुटता को मतलब इन्फोर्स करता है, एकजुटता लाता है पूरे ओवरऑल कंट्री में। अब इसका क्या है, नेशनल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। ये इकोनॉमिक लाइफ भी है कंट्री की, और ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बूस्ट करती है, ठीक है। अब जो आपके बुक में ये भी दिया हुआ है, तो बस एक ये जान लो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन रेलवेज़ कितने जोन में डिवाइडेड हैं, तो ये हो गए 17 जोन में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो जाता है नॉर्थ जोन, है ना। नॉर्थ जोन में जो नॉर्थ वाले एरिया है उसको कवर कर लिया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ऐसे ऐसे करके सेंट्रल जोन हो गया। तो ये ऐसे ऐसे करके और भी ऐसी 17 जोन्स बना दिए हैं। फिर अब फैक्टर अफेक्टिंग रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब अगर हमें रेलवे इंडिया में बिछाना है, इंडिया में डालना है, तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी रेलवे को बिछाने के लिए। तो सबसे पहला है कि फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स देखने होंगे। कि फिजियोग्राफिक का मतलब क्या है कि कैसे, अगर हिली एरियाज़ है कि प्लेन एरिया है, उधर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उधर का एडमिनिस्ट्रेटिव जगह कैसा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम रेलवे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब रेलवेज़ जो है काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, कहाँ है, नॉर्दर्न प्लेन्स में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट लैंड मिलता है, काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है और एग्रीकल्चर के लिए रिच है। तो इस कारण हम रेलवेज़ नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। पर अब ये चैलेंजेस कहाँ आते हैं, अगर हमें रेलवेज़ लगाना है तो कहाँ ज़्यादा मुश्किल आएगी, तो कहाँ आएगी, रिवर बेल्ट्स में, जहाँ पे अब रिवर है कहीं है, तो कहाँ इधर बिछा देंगे हम रेल। तो हमें इधर ब्रिज चाहिए होगा ताकि इसके ऊपर से निकल सके। फिर पेनिनसुलर हिल्स में, जहाँ पे हम हिल्स है तो फिर हमने एक गैप बनाया ताकि इससे ट्रेन निकल सके। तो गैप्स एंड टनल्स बनते हैं, ज़रूरत होती है। हिमालयाज़ में स्टीप स्लोप्स होते हैं और बहुत कम पॉपुलेशन होती है, तो इस कारण हमें हिमालयाज़ में तो हम बना नहीं सकते। फिर वेस्टर्न राजस्थान में, जो राजस्थान का वेस्टर्न साइड है, वो काफ़ी ज़्यादा उधर सैंड है, तो सैंड एरिया में हम रेलवेज़ नहीं बिछा सकते। फिर बहुत सा क्या फॉरेस्ट हैं, जैसे MP हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, तो उधर भी रेलवेज़ लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं कि कहाँ कहाँ हम नहीं ला सकते रेल। ये आप मैप के थ्रू आप देख सकते हो कि क्या क्या पूरा रेलवेज़ कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। इंडिया का जितना भी रेलवे है, इम्पोर्टेंट जो है रेल्स कहाँ कहाँ से जाती है, कहाँ कहाँ जाते हैं, तो ये है। फिर एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है
रेलवेज़ में ही कोंकण रेलवे में। तो कोंकण रीजन कौन सा कहलाता है? जो कि मुंबई महाराष्ट्र का जो भी एरिया होता है उसको कोंकण रीजन कहते हैं। तो ये कोंकण रीजन में रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये वेस्ट कोस्ट, अगर मैं इसकी बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, तो ये जो वेस्ट साइड जो भी कोस्टल एरिया है, इधर कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट किया है। अब ये क्या होता है, ये जो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है, मतलब इधर भी हिली एरियाज है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स है ना, तो इसको कनेक्ट करता है। पर ये भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ इसमें आते हैं, जैसे कि ट्रैक सिंक हो जाता है, लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं। तो पर ये कोंकण रेलवेज़ की बात हो गई। अब रेलवे में चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो आपको सबको पता है कि बहुत सारे लोग टिकटलेस ट्रैवल करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, चेन पुलिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिले कर देता है। तो ये सारे चैलेंजेस हो गए रेलवेज़ में। फिर एक समरी देख लेते हैं। तो समरी फीचर्स हैं कुछ बेस्ट फॉर, तो यहाँ पे रोडवेज़ और रेलवेज़ में समरी दी हुई है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो ये जो भी हमने पढ़ा ये उसका समराइज्ड वर्जन है। आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर अगर हम तीसरा ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो पाइपलाइंस हैं। तो पाइपलाइंस में बेसिकली पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाइप्स जो बनी हुई है इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये एक न्यू मोड है इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का। सबसे पहले क्या होता था, ये पाइप के थ्रू वाटर का सप्लाई होता था, पर अब क्या होने लगा है, जैसे कि क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, नेचुरल गैस हो गई, और इवन जो सॉलिड स्लरी फॉर्म में होता है, मतलब थोड़ा सा सॉलिड लिक्विड दोनों के फॉर्म में होता है, हम इसको पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, पाइपलाइन अगर हम लगवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट, मतलब एडवांटेज तो होगा बाकी सब चीज़ से। तो क्या है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी कम है। मतलब अगर हमने एक बार इंस्टॉल कर दिया तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस, ऑपरेशन बहुत कम कॉस्ट है। एक बार लगा दिया, बस लगाने का कॉस्ट होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होते जाता है मटेरियल का बिना कोई ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट के। फिर नो ट्रांसशिपमेंट डिलेज और लॉसेस। अब जैसे क्या होता है, बहुत सारी जगह जैसे रेलवेज़ में डिले हो जाता है, बहुत सारी जगह डिलेज हो जाता है, पर इधर तो कोई बीच में कोई भी चीज़ का डिले बहुत ही कम चांसेस है कि डिले होए। तो इसका डिले और लॉसेस होना का बहुत ही कम है। फिर इट हेल्प्स इन कनेक्ट रिमोट रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा एंड पानीपत। तो अब ये पाइपलाइंस के थ्रू हम बहुत ज़्यादा रिमोट वाले एरिया में जा सकते हैं और हम सप्लाई कर सकते हैं मटेरियल को, है ना, जैसे कि बरौनी हो गया, मथुरा में जो रिफाइनरीज हो गया उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये मेजर पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं, आप कुछ देख सकते हो कि असम से कानपुर है, सलाया टू जालंधर है, HVJ गैस पाइपलाइन है। तो ये जो असम एंड कानपुर है, तो आसाम ये हो गया और कानपुर आपका ये है, तो एक ये पाइपलाइन हो गई। फिर सलाया जो कि गुजरात में है, और फिर यहाँ से पंजाब जालंधर में, तो ये हो गई। फिर ये कोयली रिफाइनरी को कनेक्ट करता है। HVJ गैस पाइपलाइन है, तो ये हज़ीरा हज़ीरा कहाँ है, ये हज़ीरा है। फिर विजापुर एंड जगदीशपुर ये कुछ दिल्ली के आसपास ही है। तो ये 3 जगह को कनेक्ट करता है। ये मुंबई हाई को फर्टिलाइज़र और पावर इंडस्ट्री से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसका जो नेटवर्क है वो 18,500 किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर हम बात करते हैं, अब हमारी बात हो गई है, हमने किसी लैंड वाले उसकी बात कर ली, लैंड ट्रांसपोर्ट की बात कर ली। अब हम आएंगे वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में हम वाटरवेज़ के बारे में देखेंगे। तो वाटरवेज़ इंडिया में कैसे होता है, तो वाटरवेज़ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चीप है, सस्ता है और इको फ्रेंडली है, मतलब कोई भी पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट अच्छा होता है हेवी और बल्कि गुड्स के लिए। तो मतलब जैसे आप ये इसमें देख सकते हैं, काफ़ी हेवी और बल्कि गुड्स शिप के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। इनलैंड नेविगेशन मैंने आपको बताया था कि इनलैंड जो होता है, जो हमारे विद इन
इंडिया में जो भी रिवर्स हैं उसके अंदर ही अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो होता है। तो जो इंडिया में कितना जगह है, 14,500 किलोमीटर कवर करता है, और पर जो है 5,685 किलोमीटर ही क्या है, सिर्फ मशीनाइज्ड बोट्स के थ्रू हम कवर कर पाए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि रोड के लिए हम नेशनल हाईवे बनाते हैं, वैसे ही वाटर के लिए हम नेशनल वाटरवेज बनाते हैं। तो कुछ मेजर वाटरवेज हैं, जैसे कि NW1 क्या है, गंगा टू इलाहाबाद से टू हल्दा, गंगा की है, गंगा में बनी हुई, गंगा रिवर में है, इलाहाबाद से हल्दिया में 1620 किलोमीटर की। फिर दूसरी है ब्रह्मपुत्र में, तीसरी है वेस्ट कोस्ट कैनाल में, फोर्थ है गोदावरी कृष्णा एंड कैनाल्स में, और फिफ्थ है ब्राह्मणी महानदी ईस्ट कोस्ट कैनाल। तो ये आप याद रखिएगा। कुछ अदर हैं, मांडवी, जुआरी, सुंदरबंस, ये सारे अदर ट्रांसपोर्ट्स हैं, इनलैंड ट्रांसपोर्ट्स हैं, ये इनलैंड हैं। अब हम अगर वाटरवेज की बात करें तो वाटरवेज में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सी पोर्ट्स। तो जैसे अगर हमें इंडिया के से कहीं और किसी और कंट्री में पहुंचाना है तो क्या करेंगे, इधर बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं, इंडिया के चारों तरफ सी पोर्ट्स हैं। तो इधर पोर्ट में आएगा सामान, फिर पोर्ट से सी के थ्रू किसी और कंट्री में जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है कि जो 95 इंडिया का जो ट्रेड है वो हम पोर्ट्स के थ्रू इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसका 95% हमारा सी के थ्रू जा रहा है। ठीक है, इसका टोटल लेंथ कितना है, 7,516 किलोमीटर का है। हमारे इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं, मतलब छोटे छोटे पोर्ट्स 200 हैं, और जो अच्छे बड़े हैं वो 12 हैं। ये क्या करते हैं, इंडिया से, जैसे कि मैंने बताया, इंडिया से पूरे ग्लोब में अलग अलग जगह कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मेजर पोस्ट की बात करें तो हम बात करेंगे फिर वेस्ट की कोस्ट की, और फिर बात करेंगे ईस्ट कोस्ट की। तो अभी ये सारे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे वेस्ट कोस्ट की बात करें तो क्या है, मुंद्रा, कांडला, ये जामनगर वाला एक हो गया, फिर मुंबई वाला हो गया, गोवा का हो गया, मैंगलोर हो गया, कोचिन हो गया, और विंसेंटजाम हो गया। तो ये सारे हो गए हमारे वेस्ट कोस्ट की बात करें। फिर ईस्ट कोस्ट में हल्दिया हो गया, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ट्यूटिकोरन। तो यहाँ पे जहाँ पे आर्टिफिशियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये मैन मेड के द्वारा बनाया है, इंसानों के द्वारा बनाया है। बाकी जहाँ पे नहीं लिखा है वो नेचुरल हैं, वो अपने आप बने हुए पोर्ट्स हैं। ये हम जो डिस्कस कर चुके हैं कि ईस्ट कोस्ट हैं, ये आप सारे देख सकते हैं, ये सारे ईस्ट कोस्ट पोर्ट्स हैं। इधर आप पारादीप भी मार्क कर लीजिएगा, पारादीप भी जो कि ईस्ट में है, उड़ीसा में मार्क। अब सी वेज की बात आते हैं हम तीसरे वे के ट्रांसपोर्ट पे, जो कि एयरवेज, जो एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है वो। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो एयरवेज सबसे ज़्यादा आपको पता है फास्टेस्ट है और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मोड है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिमोट एरिया में पहुंच जाता है, सबसे एकदम दूर दराज में, डिफ़िकल्ट टेरेन, जैसे आप कहीं बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है तो उस वाले रीजन में भी पहुंच सकता है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, रिवर हो गया। स्पेशली यूज़फुल कहाँ है, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है, तो एयरवेज का काफ़ी ज़्यादा इधर इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब रोल क्या है एयर सर्विस का, यूज्ड फॉर ऑफशोर ऑपरेशंस, मेडिकल हेल्प एंड इमरजेंसीज। तो एयर सर्विसेज को मेनली मेडिकल हेल्प, इमरजेंसी और ऑफशोर ऑपरेशन के लिए ज़रूरत होता है, करते हैं हम। पवन हंस हेलीकॉप्टर नाम लिमिटेड कंपनी है, तो वो क्या करती है, किस किस को सर्विस प्रोवाइड करती है, ONGC को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, और हिली टेरेन्स को। तो ये क्या करता है कि ONGC का कोई पेट्रोल प्रोडक्ट होगा या फिर कोई और मटेरियल होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। ये इंडिया के 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो आप कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो याद रख लीजिएगा, जैसे अमृतसर हो गया, उनके नाम भी याद कर लीजिएगा, कश्मीर हो गया,
ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली को इंदिरा गांधी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई अहमदाबाद वाला हो गया, देवी अहिल्याबाद। तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, शायद तक एक आया भी है कि अमृतसर का, कि गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसको कहते हैं, तो अमृतसर में है, ये पंजाब में। अब हम एक समरी देख लेते हैं कि पाइपलाइंस, वाटरवेज, पोर्ट्स और एयरवेज कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये आपका की यूज़ दिया हुआ है, एडवांटेज दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके देख लीजिए। और ये जितना भी है हमने जो पढ़ चुका है वो एक समराइज वे में दिया हुआ है। ये है पार्ट सेकंड। अब हम पार्ट 3 में फर्दर ट्रेड और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पार्ट 1 भी देख लीजिए और पार्ट 2 भी कवर कर लीजिए। इसके बाद हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।